दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो चल रहा है ना, वो ऊपर से जितना सिंपल दिख रहा है अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम समिट जिसे इंडिया के लिए एक बड़ा ग्लोबल मोमेंट माना जा रहा था और अचानक उसे बीच रास्ते में रोकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस बार सामने सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा था। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या था उस समिट में जो इतने बड़े देशों को अनकंफर्टेबल कर गया। इधर ये सब चल ही रहा था कि एक और साइलेंट मूव हो जाता है। टर्की के साथ इंडिया अचानक एक नई डायरेक्शन में कदम बढ़ाता है। कोई शोर नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उन्हें पता है ये मूव छोटा नहीं है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सुब्रमण्यम जयशंकर को बिना ज्यादा नॉइज के अर्जेंट बेसिस पर एक अहम देश भेज दिया जाता है। ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट, ना कोई डिटेल्ड ब्रीफिंग, बस एक सिग्नल कि कुछ बड़ा बैक चैनल में चल रहा है। अब सवाल यह है, क्या इंडिया प्रेशर में आकर अपने प्लान्स बदल रहा है या यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है जहां इंडिया क्वाइटली अपना गेम खेल रहा है? दोस्तों, ये सारी अपडेट्स अलग अलग नहीं है, ये एक ही बड़ी स्टोरी के टुकड़े हैं और जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहले जरा मिडिल ईस्ट की उस सिचुएशन को समझ लेते हैं जहां पिछले कुछ दिनों से हर घंटे कहानी बदल रही थी। अभी के लिए एक बड़ी खबर यह है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीज फायर हो चुका है। यानी फिलहाल माहौल ऐसा दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर आगे कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग वाइब दे रही है। ईरान के अंदर लोग सड़कों पर हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है और नैरेटिव ये बन चुका है कि हमने दबाव झेला लेकिन झुके नहीं, यानी जीत हमारी। अब दूसरी तरफ देखो, पूरे मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे नॉर्मल सी लौटती दिख रही है। कई देशों ने अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं और ईरान से भी ऑपरेशंस धीरे धीरे रिज्यूम हो रहे हैं। ऊपर से सब कंट्रोल में लगता है, लेकिन असली गेम अभी भी अंडर द सरफेस चल रहा है और यहीं पर इंडिया क्वाइटली एक्टिव हो जाता है। हरदीप सिंह पुरी सीधे कतर के लिए निकल पड़ते हैं 2 दिन का दौरा, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। इसके तुरंत बाद सुब्रमण्यम जयशंकर भी यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। 11 अप्रैल को विजिट थी और अगले ही दिन वापसी। अब इतनी शॉर्ट विजिट क्या बताती है? डिस्कशंस लंबी नहीं, लेकिन बेहद सेंसिटिव हैं और डिसीजंस फास्ट पेस पर लिए जा रहे हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। पाकिस्तान अचानक इस पूरे इक्वेशन का हिस्सा बन जाता है। खबर यह है कि ईरान के ऑफिशियल्स पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर चुके हैं और 2 दिन के अंदर यूएस डेलीगेशन भी वहां पहुंचने वाला है। मतलब साफ है, अगले 2 हफ्तों के अंदर एक फाइनल पीस डील पर बात होने वाली है और इस पूरे नेगोशिएशन को नाम दिया गया है पाकिस्तान अकॉर्ड। लेकिन यहीं पर अनसर्टेनिटी फिर से शुरू हो जाती है। पहले कहा गया कि जेडी वेंस खुद यूएस डेलीगेशन लीड करेंगे, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जेडी वेंस शायद पाकिस्तान ना जाएं। यानी अभी भी सब कुछ फिक्स नहीं है और लास्ट मोमेंट पर कुछ भी बदल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल, भले ही सीज फायर अनाउंस हो गया हो, लेकिन इंडिया इस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान ने एडवाइजरी जारी करके साफ कहा है जो भी इंडियंस अभी ईरान में हैं वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें और सिर्फ सेफ रूट्स ही यूज करें। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इंडिया को ग्राउंड सिचुएशन पर अभी भी भरोसा नहीं है और सरकार मानकर चल रही है कि कॉन्फ्लिक्ट फिर से कभी भी भड़क सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? ऊपर से शांति, अंदर से अनिश्चितता और बीच में इंडिया क्वाइटली अपने मूव सेट करता हुआ। अब असली सवाल यह है, क्या यह सीज फायर लॉन्ग टर्म पीएस में बदलेगा या यह सिर्फ एक पॉज है अगले बड़े टकराव से पहले? अब अगली बड़ी अपडेट इंडिया टर्किश इक्वेशन से जुड़ी हुई है और ऑनेस्टली यह मूव थोड़ा अंडर थ्रेडर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, खबर यह है कि इंडिया ने टर्की के साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस फिर से शुरू कर दिए हैं। न्यू दिल्ली में दोनों देशों के बीच 12वीं राउंड की बातचीत हुई है। टर्की की तरफ से बैरिस एक्नेसी आई और इंडिया की तरफ से सीबी जॉर्ज ने इस पूरी मीटिंग को लीड किया। अब यहां एक चीज नोट करने वाली है, ये टॉक्स अचानक नहीं हुई बल्कि 4 साल बाद रिस्टार्ट हुई हैं।
यानी 2022 के बाद से इंडिया टर्की के बीच डिप्लोमेसी बेसिकली पॉजिट्स पर थी और अब अचानक रिस्टार्ट हो गई। और ये कोई आइसोलेटेड मूव नहीं है, क्योंकि इसी टाइमलाइन में इंडिया ने अजरबैजान के साथ भी सिमिलर कंसल्टेशंस की हैं। मतलब साफ है, इंडिया धीरे धीरे उस रीजन में अपना डिप्लोमेटिक रिसेट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। टर्की और अजरबैजान कई बार जम्मू एंड कश्मीर इशू पर इंडिया के खिलाफ बोल चुके हैं, तो अब ये मीटिंग्स सक्सेसफुल मानी जाएंगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे ये कंट्रीज अपना स्टैंड्स बदलती हैं या नहीं। अगर वही पुराना नैरेटिव चलता रहा तो साफ है, टॉक सिर्फ फॉर्मेलिटीज बनकर रह जाएंगी। अब इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर, इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने ग्लोबल लेवल पर काफी अटेंशन खींचा है। यूनाइटेड नेशंस के तहत होने वाला सीओप समिट, जिसे होस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काफी एक्साइटेड थी। उसी समिट को इंडिया ने एंड मोमेंट पर ड्रॉप कर दिया। अब सवाल क्यों? सीधा जवाब है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। देखो, सीओपी समिट टेक्निकली क्लाइमेट चेंज के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इमिशंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूरोप के बाकी देश डेवलपिंग कंट्रीज पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इमिशंस कम करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, डेवलप्ड देशों ने सैकड़ों साल इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ऑलरेडी पोल्यूशन कर दिया, और अब जब डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो कर रही हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। यही फ्रस्ट्रेशन है इंडिया और बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड का। इंडिया का साफ स्टैंड क्या है? अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो रिस्पांसिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज को फंडिंग प्लस टेक्नोलॉजी दोनों देना होगा। डेवलपिंग देशों की डिमांड सीधी है, हर साल करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का क्लाइमेट फंड, ताकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सके। लेकिन हर साल सीओप में नेगोशिएशन कम और डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इंडिया ने इस बार सोचा, ऐसी समिट होस्ट करने का क्या फायदा जहां रिजल्ट ही क्लियर ना हो। लेकिन असली टकराव यहीं से शुरू होता है। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज की मांग क्या है? हर साल करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का क्लाइमेट फंड, ताकि वह क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट कर सके। लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड क्या कह रहा है? हम सिर्फ 300 बिलियन डॉलर देंगे। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ये 300 बिलियन डॉलर भी ग्रांट नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोन के रूप में देने की बात हो रही है। यानी आज पैसा लो, कल इंटरेस्ट के साथ वापस करो। अब जरा सोचो, इंडिया और अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देश पहले ही ग्रोथ फेज में हैं। अगर वह यह लोन लेते हैं और रीपे नहीं कर पाते तो सीधा रिस्क क्या है? डे ट्रैप। यही वजह है कि डेवलपिंग कंट्रीज साफ बोल रही हैं, ये क्लाइमेट हेल्प नहीं, ये फाइनेंशियल प्रेशर है। अब दूसरा बड़ा क्लैश, डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का जवाब भी उतना ही सीधा है। आपने एक 100 साल पोल्यूशन करके डेवलपमेंट किया, अब हमारी बारी आई है तो हमें रोका जा रहा है। और यह बात लॉजिकली भी समझ आती है। डेवलप्ड देशों के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन इंडिया जैसे देशों के लिए एनर्जी डिमांड हर साल बढ़ रही है। पूरी तरह क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करना ओवरनाइट पॉसिबल ही नहीं है। यहीं से हर सीओपी समिट में डिबेट शुरू होती है और एंड में कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकलता। अब धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। सीओपी समिट्स की क्रेडिबिलिटी गिर रही है, लीडर्स इंटरेस्ट खो रहे हैं। पहले क्या होता था? शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स खुद आकर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब टॉप लीडर्स आना बंद कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स तो कई बार डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से भी दूरी बना चुका है, और नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ सालों में लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ही रख रहे हैं। अब इसी बैकग्राउंड में इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया। साल 2028 में होने वाला सीओपी 33वां समिट, जिसे होस्ट करने के लिए इंडिया तैयार था, तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने अपनी कैंडिडेचर विड्रॉ कर ली, और यह डिसीजन ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को बता भी दिया गया। अब रीजन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, होस्टिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ी फैक्टर है। सोचो, 190 प्लस कंट्रीज, हजारों डेलीगेट्स, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च,
और अगर एंड में रिजल्ट क्या निकले, डिसएग्रीमेंट, नो आउटकम, तो नेचुरली सवाल उठता है इतना खर्च करके फायदा क्या? यही प्रैक्टिकल थिंकिंग इंडिया ने अपनाई है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? सीओपी ओबेस, सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म कम और कॉन्फ्लिक्ट प्लेटफॉर्म ज्यादा बनता जा रहा है और इंडिया ने साफ सिग्नल दे दिया है, हम ब्लाइंडली सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां आउटकम ही डाउटफुल हो। अब असली सवाल आप लोगों के लिए, क्या इंडिया ने सही डिसीजन लिया या ग्लोबल लीडरशिप दिखाने का मौका मिस कर दिया? दोस्तों, सोचकर जरूर बताना, क्योंकि ये डिसीजन फ्यूचर क्लाइमेट पॉलिटिक्स को भी इंपैक्ट करेगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।